सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यू, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए डाइसल्फिराम जो कि यूज़ किया जाता है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। जो बहुत लंबे समय से जो लोग शराब पीते हैं तो उनसे शराब छुड़वाने के लिए डाइसल्फिराम को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न एक्सेप्ट वन। तो सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको नहीं यूज़ किया जाता, बाकी सारे ही रीज़न की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। डाइसल्फिराम जो है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। डाइसल्फिराम इनहिबिट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को। डाइसल्फिराम रिजल्ट करता है डाइसल्फिराम लेने के कारण क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है एक्सेसिव क्वांटिटी में एसिड एल्डिहाइड या डाइसल्फिराम कॉज करता है अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट इन एल्कोहलिक्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए ये तीनों ही चीज़ें जो है ये करेक्ट है, अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे ये। बट डाइसल्फिराम जो है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डाइसल्फिराम को देखिए यूज़ किया जाता है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के लिए। जो बहुत लंबे समय से लोग शराब पीते रहते हैं तो उनसे शराब छुड़वाने के लिए डाइसल्फिराम को यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, एक तरह का अनप्लेजेंट इफेक्ट, एक तरह का बहुत ही अनप्लेजेंट इफेक्ट जो कि कोई भी जो है एल्कोहलिक जो कंज्यूम करता है उसको नहीं चाहिए होता है, ऐसा इफेक्ट ये कॉज करता है अगर इसको थोड़ी भी क्वान्टिटी में लिया जाता है। डाइसल्फिराम लेने के बाद अगर अल्कोहल पी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट इफेक्ट वो कॉज करता है उस पर्सन में, और इसके कारण क्या है धीरे धीरे वो पर्सन जो है वो शराब पीना छोड़ने लगता है। इसको देखिए डाइसल्फिराम को रिकवरी प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है जो कि मेडिकल सुपरविजन एंड काउंसलिंग के साथ होता है। तो ड्रग भी दिया जाता है। मेडिकल सुपरविजन मतलब एक तरह का कोई फिजिशियन जो है वो भी वहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। इस तरह से देखिए किस तरह से काम करता है डाइसल्फिराम। अभी देखिए सबसे पहले इथेनॉल जब एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं जो भी एल्कोहल लेने वाले होते हैं तो ये इथेनॉल जो है ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये एसिड एल्डिहाइड जो है ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि प्लेजेंट इफेक्ट देता है उनको, अच्छा लगता है जो शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको। बट इस केस में ये इथेनॉल देखिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की मदद से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। अब डाइसल्फिराम क्या करता है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पर देखिए दो एंजाइम होते हैं, यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस होता है और यहाँ होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। तो डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है देखिए ये यहाँ से ये स्टेप तो हो नहीं पाया, तो सिर्फ फिर क्या हुआ एसिटाल्डिहाइड जो है ये एक्यूमुलेट होने लगती है उस पेशेंट की बॉडी में। देखिए इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट होने लगते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन, ब्लड विजन। तो इस तरह के इफेक्ट जो है पर्सन को नहीं चाहिए होते हैं उनको स्टार्टिंग में। इसलिए कोई भी विड्रॉल प्रोग्राम जो होता है स्टार्टिंग में पर्सन को बहुत ही दिक्कत होती है, बट बाद में क्या होता है धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, रिकवर होने लगता है। तो इस तरह से देखिए रिकवरी प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि किसी डोसेज फॉर्म या मेडिकेशन के बारे में ट्रू है, सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है ये आपसे बोला गया है। देखिए एक ऑप्शन में सबसे पहले है कि इफ़ वन टैबलेट इज़ गुड टू टैबलेट इज़ इवन बेटर। अगर एक टैबलेट अच्छी है तो दो टैबलेट अगर ले तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी मेडिकेशन लेते हैं विल मेक वन फ्री फ्रॉम डिसीज़। जो भी मेडिकेशन जो भी पर्सन लेता है तो वो उसको डिसीज़ से मुक्त कर देती है, डिसीज़ नहीं होती उसको। फिर OTC ड्रग्स आर पिल्स फॉर ऑल पेशेंट एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर। तो मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं क्या वो सबके लिए होती हैं, सब तरह के पेशेंट्स के लिए होती हैं और कोई भी उसको ले सकता है अपने आप ही। ये ड्रग्स कैन नॉट क्योर द अंडरलाइंग डिसीज बट अरेस्ट सिम्टम्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए ड्रग्स जो होती हैं ये साफ साफ बोला गया था, ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने बताया था कि कोई भी ड्रग जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकती है कि वो किसी तरह की डिसीज़ को ठीक कर देगी, बट जो सिम्टम्स होते हैं उस डिसीज़ से रिलेटेड वो उसको कम करने में काम करती है। तो ये है देखिए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ड्रग। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया यानी PCA एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इनमें से क्या किया जाता है। एनाल्जेसिया जो कि जो पेन रिलीवर जो दर्द में आराम देती हैं ड्रग, क्या उनको ओरली लिया जाता है। एनाल्जेसिया को IV या सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है डायरेक्टली पेशेंट के द्वारा। एनाल्जेसिया को एडमिनिस्टर किया जाता है IV रूट से नर्सेज एंड फिजिशियन के द्वारा। आपसे पूछा गया देखिए क्या है इसमें से, या एनाल्जेसिया जो है वो IV/IM रूट से लिया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए ये जो है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया ये एक ऐसा सिस्टम
होता है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद ही ले सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं जो पेशेंट, उनके लिए ऐसा किया जाता है, तो वो आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से खुद ही अपनी जो पेन रिलीवर मेडिकेशन होती है उनको ले सकता है। फिर क्या होता है, देखिए ऐसे ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्रोग्रामेबल किया जाता है, प्रिस्क्राइबर के जो कि डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा प्रोग्राम्ड सिस्टम किया जाता है। एक तरह का कोई या तो बटन होता है जिसको अगर वो दबाएगा तो उसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनाल्जेसिक डोज जो है, जो कि मेडिसिन जो कि दर्द में आराम देगी, वो उसके आईवी रूट में चली जाती है, वो उसके वीन्स में जाने लगती है और डायरेक्ट उसको थोड़ा सा पेन में आराम मिल जाता है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी दर्द में होते हैं, तो इस तरह का सिस्टम जो है वो प्लान किया जाता है उनके लिए। या सबक्यूटेनियस रूट आपको पता होगा, तो उस रूट से भी वो पेशेंट जो है वो अपनी जो पेन रिलीवर मेडिकेशन जो है वो ले सकते हैं। इन्वर्टेड शुगर में क्या प्रेजेंट होता है इक्वल पार्ट में? डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड शुक्रोज एंड डेक्सट्रोज एंड लेव्यूलोज। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है इन्वर्ट शुगर में। इन्वर्ट शुगर क्या होती है? सिंपल शुगर होती है जो कि एडिबल मिक्सचर होता है दो तरह के शुगर्स का। डेक्सट्रोज जो होता है, देखिए इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अगर ऑप्शन में है तो वो भी करेक्ट है। ये कैसे बनती है सिंपल शुगर? जब हीट किया जाता है शुक्रोज को वाटर के साथ, जब चीनी होती है जो घर में आपके वो भी शुक्रोज होती है, तो उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसको हीट किया जाता है तो इस तरह का देखिए सिरप बनता है, इसी को कहते हैं सिंपल सिरप। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए जब एक या उससे ज़्यादा स्टेराइल प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड्स में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आईवी रूट से, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? एड मिक्सचर, इरिगेशन सॉल्यूशन, आईवी इन्फ्यूजन या पैरेंट्रल सॉल्यूशन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए एड मिक्सचर्स होते हैं, इस तरह के होते हैं जो आईवी फ्लूइड की जो बॉटल्स होती हैं उनमें इस तरह की मेडिकेशन जो है उसको ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट को कभी कभार, जैसे हमने देखा था, जिसे इफेक्ट चाहिए होता है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है मेडिसिन की फॉर्म में, तो इसी आईवी बैग जो है, इसी से आईवी रूट से ही पेशेंट के ब्लड में उस तरह की मेडिसिन जो है वो पहुंच जाती है। इसलिए इस तरह के एड मिक्सचर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये बताया, देखिए एक तरह का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है जिसमें एडिशन किया जाता है मेडिकेशन का जो भी पेशेंट को देनी है 50 ml या उससे ग्रेटर बैग में। तो ये बैग जो है ये 50 ml या उससे ग्रेटर वॉल्यूम का हो सकता है। आईवी फ्लूइड के साथ ही इस तरह की मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो द ओवरबेड ट्रेपीज बार, जो ओवरबेड ट्रेपीज बार इस तरह का बार होता है उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में? सेफ्टी रेल ऑन हॉस्पिटल बेड्स में इस तरह के सेफ्टी रेल के लिए, ताकि पेशेंट गिरे ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सिटिंग अप एंड गेटिंग इनटू एंड आउट ऑफ द बेड बाय द पेशेंट, तो पेशेंट के उठने के लिए, उसके बेड से उतरने के लिए, बेड पे चढ़ने के लिए, इसलिए यूज़ किया जाता है। रीपोजिशनिंग द पेशेंट वाइल स्लीपिंग, तो सोने के दौरान पेशेंट को रीपोजिशन करने के लिए, अगर वो एक साइड से दूसरी साइड पर चला गया है तो उसको पोजीशन करने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। या हैंग करने के लिए यूज़ किया जाता है आईवी सॉल्यूशन या ड्रिप को। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो देखिए ये जो ओवर बेड ट्रेपीज बार होता है, इस तरह का बार होता है, तो इसका मेन पर्पस यही होता है, जो पेशेंट जो है जिनकी किसी तरह की सर्जरीज हुई होती है या जो बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर सकते हैं, बेड से उतर नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो इस तरह का बार उनको दिया जाता है। यहाँ पर ऊपर इस तरह से प्लेस किया जाता है जिससे कि उनको मूवमेंट करने में आसानी हो, बेड से उतरने में, बेड पे चढ़ने में, इस तरह की चीज़ों में उनको आसानी हो। D5W क्या इसमें से रेफर करता है? देखिए 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का डिस्टिल वाटर में, 0.5% सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर विच इज़ एसिडिफाइड टू द pH 5, या 5% सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए D5 तो इससे ही आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ये डी ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन होता है। देखिए डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ये क्या होता है? ये इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में रिप्लेस करने के लिए जो लॉस्ट फ्लूइड, जो अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है पर्सन को, तो उसकी डिहाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए इस तरह का ये जो है डेक्सट्रोज 5% सॉल्यूशन दिया जाता है। या कभी कभार कार्बोहाइड्रेट जो है वो पेशेंट की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है पर्सन किसी बीमारी की वजह से, तो उस केस में भी इसको दिया जाता है डेक्सट्रोज 5% सॉल्यूशन को। बेसिकली देखिए इसको यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, जो पेशेंट को अगर लो ब्लड शुगर है तो उस केस में उनको दिया जाता है डेक्सट्रोज 5% सॉल्यूशन, ताकि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन हो पाए। इंसुलिन शॉक, अगर इंसुलिन की डोज जो है हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट ने बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले ली है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इसको दिया जाता है। डिहाइड्रेशन के केस में हमने देखा था इसको दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कौन सा टेस्ट होता है पैरेंट्रल सॉल्यूशंस के लिए जो कि इंश्योर करता है, जिससे पता लगता है कि वो जो पैरेंट्रल है वो फ्री है सारे ही माइक्रोब से, उसमें किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन या लीकेज टेस्ट, आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो देखिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिससे पता लगाया जाता है कि ये जो पैरेंट्रल सॉल्यूशन जो भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ही हाईली रिस्क पे होते हैं, ये बहुत ही अच्छे से स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, नहीं तो पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी से पता लगता है कि किसी भी तरह का माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये पता लगाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है कोई भी तरह का वायबल कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरेंट्रल्स में। तो देखिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग दो तरह से होती है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में देखिए इस तरह की ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं जिसको लगाया जाता है, जिसके थ्रू पास किया जाता है जो पैरेंट्रल सॉल्यूशन होता है उसको। और इस तरह के अगर कोई भी तरह के वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर पे से। फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, इससे पता लगा जाता है कि उसमें माइक्रोब्स हैं या नहीं। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में जो पैरेंटल प्रिपरेशन होती है इसको इनोकुलेट किया जाता है डायरेक्टली, इसको कल्चर मीडिया में डाल दिया जाता है और फिर कल्चर मीडिया में डाल के इसको ग्रो किया जाता है। देखिए इंक्यूबेट किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में, 14 डेज के लिए इसको रखा जाता है। तो अगर माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं तो ये पूरा कल्चर को अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो कुछ भी इस पे फॉर्म नहीं होता है। तो इससे पता लगता है कि इस प्रिपरेशन में प्रेजेंट है या नहीं माइक्रोब्स। फिर पायरोजन टेस्टिंग देखिए परफॉर्म किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि कोई पायरोजन्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं इस तरह की पैरेंटल प्रिपरेशंस में। पायरोजन्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग की जाती है देखिए पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी इसमें से कैप्सूल नंबर है जो इसमें मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकेशन जो है वो भर सकते हैं, 00, 000, 0 या 1। आंसर इसका ऑप्शन बी 000। देखिए आप यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं 000 सबसे बिग कैप्सूल होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेडिकेशन भर सकते हैं। देखिए अराउंड 1000 mg मेडिकेशन जो है वो भर सकते हैं साइज़ 000 में। फिर साइज़ 00 होती है, इसमें अराउंड 750 mg मेडिकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। साइज़ 0 में 500 mg मेडिकेशन, साइज 1 में 400 mg एंड सो ऑन। तो इसी तरह से देखिए मेडिकेशन का अमाउंट जो है वो डिसाइड होता है इन कैप्सूल के साइज पे। तो इथेनॉल अवॉइड करना चाहिए उन पेशेंट्स को जो कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज करता है, डिजीनेस प्रोड्यूस करता है इन पेशेंट्स में, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है या हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करने की इसकी टेंडेंसी होती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी। सो देखिए अगर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऐसे पर्सन जो कि डायबिटिक हैं, अपनी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के साथ अगर उन्होंने अल्कोहल ले ली है तो इस तरह के पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल होने के चांसेस होते हैं। क्यों ऐसा होता है देखते हैं। देखिए हमारा लीवर होता है, जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो लीवर का काम क्या होता है, उसको मेटाबोलाइज करना, उसको ब्रेक डाउन करना। अगर अल्कोहल और फूड जो देखिए बहुत ही कम गैप में लिए गए हैं, बहुत ही मतलब अल्कोहल पीने के एकदम ही बाद जो है वो फूड खाया जा रहा है, तो क्या होता है कि हमारा लीवर जो होता है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी होती है, जैसे अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी होती है, तो उसको पहले मेटाबोलाइज करने लगता है, उसको पहले तोड़ने लगता है ताकि वो उसको जल्दी से बॉडी के थ्रू वो उसको बाहर निकल पाए, एक्सक्रीशन कर पाए उसका। तो इस केस में क्या है देखिए अल्कोहल मेटाबोलाइज होने लगेगा बट फूड जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब फूड मेटाबोलाइज होता है तभी वो बनता है, तभी वो शुगर बनता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए लिया जाता है देखिए इस तरह की एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन लिया जा रहा है ताकि जब फूड ब्रेकडाउन हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, तो उस ग्लूकोज को ये न्यूट्रलाइज कर पाए ये इंसुलिन, और जो ब्लड शुगर लेवल है जो भी पर्सन उसका मेंटेन कर पाए, नॉर्मल लेवल पे ला पाए उसका ब्लड शुगर लेवल। बट इस केस में क्या हो रहा है देखिए फूड तो मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, बट इंसुलिन को तो कोई चाहिए ना, ग्लूकोज कहीं से तो चाहिए जिससे वो ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज कर पाए, ग्लूकोज को के अमाउंट को कम कर पाए। तो वो फूड के थ्रू नहीं, वो ब्लड में जो ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको और भी ज़्यादा कम करने लगता है। देखिए हाइपरग्लाइसीमिया में दिया था ताकि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो पाए, बट फूड के थ्रू नहीं मिल रहा है तो वो ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको और ज़्यादा कम करने लगता है और हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देता है। देखिए ये ग्लूकोज को और भी कम कर दिया, तो दैट इज़ वाई इस केस में चांसेस होते हैं कि पर्सन को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक्स लग सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, जिससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है पर्सन को। इसलिए अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल को फूड के साथ
साथ साथ अगर उन पेशेंट्स में जो कि डायबिटिक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।